असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरा विश्लेषण और मैंने दिए हुए तर्क आपको कहीं अगर 5-10% भी मन को भा रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मुझे ये तर्क और ये सत्य इतिहास हमारे पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना है। ऑलरेडी हब हॉपर ये जो पॉडकास्ट है, उस पॉडकास्ट में तो मैं लगातार अभी 260 एपिसोड तो वहीं हो गए हैं। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि यूट्यूब पे भी कहीं मेरी ये वो क्या कहते हैं ना कि मेरा चैनल कहीं कूड़े कबाड़े में ना पड़ जाए, बस इतनी इच्छा है। बाकी मेरी आर्थिक कोई इच्छा नहीं है, कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आर्थिक कारणों से ये चैनल शुरू ही नहीं किया था शुरुआत से। तो कृपया मेरी ये प्रार्थना है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो कम से कम सब्सक्राइब तो करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 1857 के युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने अपनी शासन पद्धति में मित्रों आमूलाग्र बदलाव किया। पहला तो ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी ने लात मार के बाहर निकाला। ये तो सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने किया। नीतियाँ बदली, शासन व्यवस्था बदली, पद्धति बदली। जैसे मैंने कहा था कि बेंटिक ने तो 33 में शुरू ही किया था, तो उसका आहिस्ता आहिस्ता शासन पद्धति में पूरी तरह से बदलाव आना 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने शुरू किया। क्योंकि अंग्रेज़ ही कहते थे कि हमें तो यहाँ पे 1000 साल हमें राज करना है। ये तो हमें सब जानते हैं कि 1857 का जो युद्ध है वो असफल रहा। सीधी भाषा में मैं कह रहा हूँ, उसका कारण मीमांसा तो अभी आज 200 साल के बाद भी हम कर ही रहे हैं। चलो थोड़ा सा कारण भी देखते हैं। सबसे पहला पॉपुलर कारण है कि योजना के अभाव में इन सैनिकों ने, जितने भी हमारे राष्ट्रवीर शूर यंग थे ना, उन्होंने बहुत बड़े नादानी से जोश में कुछ कदम उठाए। ये तो पहला बहुत पॉपुलर कारण है। उनका कोई दिशा निर्देशक नहीं था, उनके पास ना दूरदर्शी नेता था। हाँ, एक ऐसा कोई नेता चाहिए था जो योजना के तहत कार्यान्वयन कर सके। कोई भी नहीं था। हाँ, ये यहाँ उठे, अंबाला से वो उठे, अंबाला से आ गए, दिल्ली आते आते फिर वो पंजाब से कोई अलग उठा है। हाँ, यहाँ से मीरठ से तो उन्होंने ये किया है, विनोद किया है। जैसे वो चर्च वाला संडे वाला कांड हो गया, ये शाम को पहुंचे दिल्ली। अब दिल्ली किसके निर्देश में पहुंचे किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ योजना में हो गई। अब कुछ स्थान पे तो केवल सिपाही विद्रोह कर रहे थे, स्थानिक वहां से नदारद थे। स्थानिकों को पता ही नहीं था ये चल क्या रहा है, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया तो था नहीं कि जैसे 1 घंटे में सबको पहुंच जाए योजना का ये पूरा विस्तार से योजना जो
है, वो तो था नहीं। हाँ, अब किसी जगह स्थानिकों का विरोध भी हमारे राष्ट्रवीरों को झेलना पड़ा। देखो, मोमिनों का अलग खेल तो चल ही रहा था ना। हमारा समाज तब एक रूप था ना आज है। मैं हिंदू मोमिनों के रिश्ते के बारे में कह रहा हूं। आज भी नहीं है और कल भी नहीं था। ये 1500 साल से नहीं था। ये झूठ हमें जो परोसा जाता है, गंगा जमुना, ये सब बकवास है। ये हवा में बातें हैं। हाँ भाई, 1500 साल की ये नफरत है, इसे कौन झुटला सकता है? बताइए आप। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि भले ये तर्क तो उनका हमें मानना होगा कि भाई आज का जो मोमिन है उसे मोहम्मद घोरी, मोहम्मद कासिम से लेके खिलजी से लेके मुगल तक उसका क्या संबंध है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल संबंध नहीं है। लेकिन आप ही उसे फिर वली औरंगजेब कहते हो। हाँ, सभी सूफियों के मज़ार पे आप ही जाते हो। हालांकि ये चाहिए कि वो जो मोमिन कहते हैं ना हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे, उन्होंने ये कहना चाहिए कि हाँ, ये दरिंदे आक्रांता थे, बाहर से आए, मिट्टी के लाल तो हम हैं। हाँ, बलपूर्वक हम धर्मांतरित हुए, लेकिन चलो आज आज हम इस्लामी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम ये तो कहो कि ये जो बाहर के आक्रांता थे वो उन्होंने बहुत सारे गलत काम हमारे देश के लोगों पे किए हैं ना। आज भी मुगलों का महिमामंडन करने सब बैठ जाते हैं। आज का पढ़ा लिखा मुसलमान, हाँ, उसको तो सब पता है, वो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन मन में उसके भाव वो है ना। हमारे जितने भी आज यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तानी चैनल्स को रोस्ट करते हैं, वो देखो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये पाकिस्तानी, ये जो लिपस्टिक वाली बददिमाग जो वो है ना 10-15, उनके चैनल देख के आप उनको पैसा क्यों देते हो? मुझे तो पता ही नहीं चलता। और वो भी बड़ 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 करती है, भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत 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 भारत। क्या है ये बकवास? उनके भी मन में पहले पाकिस्तान नहीं है, उनके मन में सर्वप्रथम इस्लाम है, फिर पाकिस्तान है। और वहीं गत हमारे यहाँ के मुस्लिमों की, पढ़े लिखे मुस्लिमों भी आज है। कहीं मन के अंदर आज भी भाव ये है कि सर्वप्रथम उम्मियत, उसके बाद में भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई देश हो। क्योंकि नेशन स्टेट का कंसेप्ट वो आज भी आइडियोलॉजिकली मानते नहीं है, तो उनके दिमाग में, उनके डीएनए में ये घुसा हुआ है। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक रूपता समाज में कभी नहीं थी, ये 1857 में भी मुखर करके प्रखरता से सामने हमारे आती है। अब दक्षिण भारत का हाल देखो। दक्षिण भारत में तो 100% समर्थन हमारे स्वातंत्र वीरों को कभी मिला ही नहीं। 2-4 उदाहरण हैं वेल्लूर जैसे, कि कुछ ठिकानों पे उन्होंने जरूर विरोध किया, लेकिन उनमें भी एक रूपता, एकता बिल्कुल नहीं थी। दक्षिण भारत में तो अलग ही चक्कर था, क्योंकि वहाँ पे जैसे यहाँ उत्तर भारत में इस्लामियों ने नंगा नाच किया था, दक्षिण भारत में ईसाइयों ने नंगा नाच किया था। तो गांव के गांव तो ईसाई बन गए थे। तो वहाँ वो ईसाई जो थे वो अपने आप को अंग्रेज से जोड़ते थे, वो अलग ही मसला था। तो हर एक दक्षिण भारतीय अपनी अलग चाल चल रहा था। संस्थानिक थे, उनको संस्थान बचाना था अपना, तो बस वो अपने ही तालाब को देख रहे थे कि मेरा तालाब में पानी कैसा बचे। समुंदर की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था कि समुंदर गंदा करने का काम हो रहा है ना। अब बहुत सारे ये जो मोमिन नवाब थे, पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, ये मोमिन नवाबों ने ब्रिटिशों को फौज मुहैया कराने का काम किया है। कहा जा सकता है कि स्थानिक लोगों की निराशाजनक आंदोलन विरोधी मानसिकता बन गई थी बहुत जगह, बहुत जगह। और यही वजह है कि स्वातंत्र वीरों के पास
सभी प्रकार के जितने भी संसाधन थे ना, उनकी भारी कमी आखिर तक रही। जितना 1-1.5 साल ये चला है, कभी भी इनके पास संसाधन नहीं थे। वित्तीय सहायता, दक्षिण के जितने भी अमीर बड़े बड़े संस्थान थे, त्रावणकोर मैसूर उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा था। हाँ, उनके राजाओं ने ना वित्तीय सहायता की, ना गोला बारूद, ना बंदूकें, ना संसाधन, कोई उपकरण ने, कोई कुछ में को किसी ने कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक, इनके पास नेता नहीं था, और दो, इन लोगों ने, हमारे स्वातंत्र्य वीरों ने, ये बुढ़े नादान नालायक बहादुर शाह को अपना नेता चुना था। और ये मेरे ख्याल से ये सबसे भयंकर गलती थी। वहाँ जैसे बहादुर शाह, इनको पता चला कि ये बहादुर शाह इनका नेता है, सिखों ने अपना मुंह मोड़ लिया। सीधी बात है भाई, हमारे गुरुजियों को इन्होंने काटा है। हमारे जितने भी पूज्य गुरुजी हैं 3-4, उनको काटा है, उनके लड़के को इन लोगों ने काटा है। और उनको सलाम करने हम उसके दरबार में पहुंचे। क्यों भाई? उसके लिए हम क्यों लड़े? सिखों ने ना कह दी। वही हाल महाराष्ट्र में बहुत जगह था। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, ये संस्थानों का वो राजकीय खेल और वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो स्वार्थी जितने भी थे, दक्षिण भारत में वही हाल था। क्योंकि फिर से एक बार मोमिनों को लोग झेलना नहीं चाहते थे। मेरा तो सीधा तर्क यह है कि नाना साहब ने अब अपने हाथ में सूत्र जब लिए थे, तो पूरी तरह से नाना साहब को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मुझे ऐसे लगता है कि स्थानिक जितनी भी जनता थी, उसके मन में वही मुगल काल ही सता रहा होगा। इसलिए उनकी जो मदद थी वो अपने आप को बचा के शायद कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने मदद की, लेकिन खुले तौर पे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान ने उस वक्त मदद नहीं की। मराठा ने तो मेरा सीधा आरोप है इनके कि ये पूरे युद्ध को सही मायने में आखिर तक मराठाओं ने पहुंचाया ही नहीं। हाँ, आखिरी जो हमारा हीरा था, अनमोल हीरा, तात्याजी टोपे, वो भी मराठी थे, लेकिन सही मायने में आखिर तक मराठा नहीं पहुंचा पाए। ये बीच में जो पूर्व भारत और बंगाल के जो नवाब और ये मोमिन, अयोध्या का मोमिन वगैरह जो घुस गए ना, उनमें बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, ना कि इस युद्ध को फायदा हुआ है। देखते हैं आगे, मैं बताऊंगा क्यों। हिंदवी स्वराज्य की जो ललक शिवाजी महाराज के समय थी ना, वो 1857 के आते आते अब पूरी तरह से महाराष्ट्रियन की फीकी पड़ गई थी। सरकारी नौकरी की चाहत में अपनी अस्मिता, अपना स्वाभिमान पूरा महाराष्ट्र भूलने लगा था। अब कुछ मध्य प्रदेश और बाकी के जो ऊपर वाले उत्तर भारत के संस्थानिक थे, बहुत सारों ने तो यूरोप की राह पकड़ ली थी। हाँ, इन सबका परिणाम ये हुआ कि कुछ चुनिंदा, मुझे तो लगता है तकरीबन 30-35% भारतीय के अलावा स्थानिक प्रजा इस युद्ध से दूर ही रही है। उदाहरण देता हूँ, अब मेरा गांव कोंकण में है, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर मुंबई से पड़ता है। अब मैं वहाँ के रिकॉर्ड बताता हूँ। गांव की लोक संख्या आज है 710 ऑफिशियल। हमारे गांव से बहुत सारे लोग, वो 700 में से बता रहा हूँ, ये 710 में से बहुत सारे लोग कोई पुणे गए, कोई मुंबई गए, कुवैत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, सब जगह के हैं, दुबई में भी बहुत सारे हैं। लेकिन अब जैसे मैं बात कर रहा था और रिकॉर्ड खंगाल रहा था, 1857 के युद्ध में मित्रों, मेरे गांव से एक भी बंदा ना पुणे गया था ना मुंबई गया था। पीछे अगर हम जाते हैं और बुजुर्गों से पूछा था मैंने, तो उन्होंने बताया था कि शिवाजी महाराज के बुलावे पर देखो ये 32 घर है, इन 32 जो मेरे गांव में है, इन 32 घरों में से
लोग हिंदवी स्वराज्य की सेना में भर्ती होने ऊपर रायगढ़ किले पर महाराज के पास पहुंचे थे। फर्क देखो मित्रों, मैं मेरे गांव का बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि गांव ही छोटा है। तो 32 घर के जो लोग होंगे, पुरुष होंगे चाहे स्त्री होंगे, लेकिन वो हिंदवी स्वराज्य के लिए महाराज के पास पहुंचे। लेकिन 1857 में एक भी बंदा ना पुणे गया ना मुंबई गया, ये फर्क है। मित्रों, जिसका नेता बुढ़ा नालायक शायर है, ऊपर से मोमिन और मुगल भी, तो वो कहां से पूरे भारतवर्ष का समर्थन उसको मिलेगा? अपेक्षित भी नहीं है। अब पता नहीं मोमिनों का समर्थन पाने की चाह में शायद ये हुआ कि मैं ये बिल्कुल आज जैसा है भाई, 80 को छोड़ो 20 को पकड़ो, ये वही हो गया ना। अरे मेरे बड़े भाई, वो 20 तेरे साथ ना कभी थे ना कभी आने वाले हैं। कहते क्या था, नहीं सर्वमान्य होना चाहिए, ये आंदोलन सर्वमान्य होना चाहिए, तभी ये सफल होगा। सर्वमान्य 20% आने से ही वो सर्वमान्य होता है, 80% अगर मिले तो सर्वमान्य नहीं होता है। क्या कहना क्या चाहते हो भाई? और यही सोच है, यही सोच हमारी गत 500-600 साल से है। मुगल सुल्तान को नेता बनाओगे तो भारत का समर्थन आपको, सामान्य जनता का मैं कह रहा हूं, ये कहां से मिलेगा? ये वही हुआ, पीओके पे चढ़ दौड़ो। हमारे लिए तो मात्र 8-10 एक दिन 24 घंटे का काम है, पीओके हाथ पे आ जाएगा। लेकिन जब तक स्थानिक लोग हमारे साथ नहीं आते, तब तक वो पीओके की जमीन लेके क्या फायदा है? आप सोचो। हाँ, इसलिए हमारे जनरल वीके सिंह ने बोला था अभी 1 महीना पहला, थोड़ा रुक जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीओके अपने आप लोगों के समर्थन से हमारे भारत में शामिल होगा। ये होती है लोकशाही, और ये होता है हमारे स्थानिक जो लोग होते हैं उनकी ताकत। ये राजनीति करने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये बहादुर शाह को जो नेता माना गया, इसका कोई आधार भी मुझे नहीं सूझता। क्या था बहादुर शाह के पास था क्या? ना बुद्धि थी, ना ताकत थी, ना लड़ने का जज्बा भी होगा क्योंकि उम्र भी बड़ी हो गई थी। ना उसकी कभी हमने व्यापक सोच देखी। उसका कांड मैं बताऊंगा, उसने, वो बुढ़ा है, चलने के भी उसके लाले पड़े थे, लेकिन साले मोमिन था, तो कांड करना तो है ना, बनता ही है, उसने किया है, बताता हूं। हालत ये थी मित्रों कि लाल किले के बाहर फुटपाथ पे भी उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। ये हालत हो गई थी वो शायर की। इंग्लैंड तक रहेगी तेज हिंदुस्तान की। अरे यार, लड़ने वाले कौन है, शायरी कौन कर रहा है, ऊंची ऊंची बातें कर, वो पता नहीं, और 2-4 लाइनें वो तो फेमस हो गई है ना, आते हैं, उस पे भी आते हैं। अब ऐसे ऐसे भांड को अगर आप लोग नेता बनाओगे तो हारना तो निश्चित था मेरे ख्याल से। हाँ मित्रों, सोच के देखो, एक ऐसा नेता है जो भारत माँ की जय मैं नहीं कहूंगा, वंदे मातरम मैं नहीं कहूंगा, मैं इस्लामी पहला हूं, मेरे लिए इस्लाम सबसे प्रथम है, भारत उसके बाद में है। अगर ऐसे सोच वाला कट्टर इस्लामी पिछले दरवाजे से यानी राज्यसभा से चुन के हमारा पंत प्रधान होगा, सोच के देखो। सोचने में हम लोग तो ऐसा है, चर्चा में तो तर्क आते ही हैं, और तर्क जैसे होते हैं वैसे वितर्क भी होते हैं। तर्क है तो वितर्क भी है। तो ये आप सोच के देखो, अगर इस्लामी इस
बददिमाग वाला अगर इस्लामी हमारा पंत प्रधान हो जाए आगे चल के, तो आपकी सोच क्या होगी? तो मुझे मालूम है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो कारण ढूंढ रहे हैं ना कि ये 1857 का युद्ध असफल हुआ कैसे। लोगों का सहभाग कम था, ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं ये योजना भाई बनी कैसे, और उसके केंद्र में बहादुर शाह नहीं था, उसके केंद्र में नाना साहेब पेशवे ही थे। क्यों? एक, नाना साहब को अंग्रेजी का उत्कृष्ट ज्ञान था। दो, उनके पास लड़ने का जज्बा भी था, कारण भी था। और तीन, उनके पास समविचार वाले बहुत सारे लोग उनके साथ थे। और एक कारण था कि भाई उनके जो राज दरबारी थे ब्रह्मवर्त में, उनमें अच्छी अंग्रेजी आने वाले प्रकांड पंडित भी थे, जो तर्क वितर्क करके आमने सामने चर्चा करने में सक्षम थे। उनमें एक नाम था आजिमुल्ला खान। अब नाना साहब पेशवे के जो अधिकार थे, हक थे, उसको लौटाने की अर्जी लेके अजीमुल्ला खान जी इंग्लैंड गए थे। जाहिर है रानी ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। वहां इंग्लैंड में और एक हमारे पंडित जी गए थे, नाम है रंगो बापूजी गुप्ते, ये भी गए थे। रंगो बापूजी, ये जो हमारी महाराज की सतारा की गादी थी, तो उस गद्दी को आबादित रखने के लिए और उसके हक पाने के लिए उसकी अर्जी लेके रंगो बापूजी भी वहाँ इंग्लैंड पहुंचे थे। तो ऐसे रिकॉर्ड तो मैंने कभी पढ़े नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का उद्देश्य एक था, दोनों महाराष्ट्र से संबंधित लोग थे, तो ये पक्का वहाँ कहीं मिले जरूर होंगे, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया जो थी तो उन दिनों इंग्लैंड में भी उनके पीछे पड़ी थी, क्योंकि दोनों रियासत के एक तो राजदूत थे, पेंशन का मसला दोनों का था, हक आबादित करने के लिए दोनों लंदन गए थे। दोनों पढ़े लिखे प्रकांड पंडित थे। अजीमुल्ला तो फ्रेंच भी बोल लेते थे, उर्दू अखबार में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लिखते थे, टीचर थे, युवा भी थे, जोश भी उनमें बहुत ज़्यादा था। लेकिन दुर्भाग्य है, लंदन में रानी ने दोनों को नकार दिया। आजिमुल्ला फ्रेंचों से मिलने लंदन में रुके, लेकिन रंगो बापूजी गुप्ते जो थे वो सातारा लौट आए, और लौटने के बाद फिर इन्होंने इधर रियासत में वो घूमने लगे। उन्होंने गृहस्थाश्रम त्याग दिया, संन्यासाश्रम उन्होंने ले लिया, और वहाँ से फिर सन्यासी बन के वो स्वातंत्र का जो ये था लक्ष्य था, उसके लिए वो उन्होंने पूरे रियासत में घूमना, सामान्य से बात करना शुरू कर दिया। वैसे एक कह सकते कि इस 1857 के स्वतंत्र युद्ध को योजनाबद्ध तरीके से जितना भी चला है, क्योंकि चला तो योजनाबद्ध तरीके से ही है, समर्थन ज़्यादा नहीं मिला, तो इन दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही होगी, ये पक्का विश्वास है मुझे। क्योंकि नेता जितने भी हम देखते हैं कौन थे, एक तो नाना साहब थे, दूसरे तात्या जी थे, तीसरी माता लक्ष्मीबाई थी, चौथे हमारे कुंवर सिंह थे। ये तो प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ने वाले फुट सोल्जर्स थे। वैसे अजीमुल्ला के बारे में लिखा गया है कि अजीमुल्ला खान जी को फ्रेंचों से बहुत आशा थी। कारण भी था, क्योंकि कारण उसी वक्त क्रीमियम युद्ध में ब्रिटिश और रशिया एक आमने सामने खड़े थे और ब्रिटिशों का युद्ध चल रहा था। लेकिन वहाँ भी अब वो फ्रांस गए, फ्रांस के बाद फिर इंग्लैंड लौटे हैं, इंग्लैंड लौटने के बाद फिर एक बार उन्होंने कोशिश की, वहाँ अपयश आने के बाद वो ब्रह्मवर्त नाना साहब के पास फिर लौट आए।
अब यहाँ नाना साहब ने फिर भारत के हर संस्थान को, जितने भी संस्थान थे, हर एक के राजा को भारत की सद्य परिस्थिति से अवगत कराने हेतु चिट्ठियां भेजी हैं। सभी चिट्ठियों में स्वातंत्र्य की पुकार थी। पूरा उत्तर भारत, हाँ, पूरा उत्तर भारत, पूर्व भारत भी उसमें था। आसाम से लेके गुजरात तक सभी, सुल्तान हो, राजा हो, सब, कोई भी हो, सबको नाना साहब ने चिट्ठी भेजी है। दक्षिण भारत में भी चिट्ठी भेजी। वैसे दक्षिण भारत में मैंने जैसे पहले बताया, ये रंगो बापू जी हैं, इन्होंने फिर प्रयत्न करके यहाँ पे युद्ध संगठना खड़ी की थी और सबका लक्ष्य एक ही था, भारत माता का स्वातंत्र्य। वहाँ उत्तर भारत में दरवेश हो, संत हो, फकीर हो, हाँ, ये गांव गांव में घूमने लगे थे, संदेशा पहुंचाने लगे थे और इसकी भनक गोरों को लग गई, लगनी ही थी, क्योंकि गद्दार भी तो हमारे स्थानिक लोग ही थे। अब रास्ते में उनको जो भी संदिग्ध चलने वाला दिखता, उनको वो खोजने लगे कि भाई उनके पास कोई पत्र है, जो पत्र वो आगे आगे गांव में देने वाले हैं। कुछ पत्र मिले भी हैं, वो खोल के देखने लगे। अब सावरकर जी ने अपने पुस्तक में एक पत्र का उल्लेख किया है। उस पत्र में लिखा था कि आज गोरा हम पर चढ़ के बैठा है, अगर हम एक हो जाए तो ये चंद मुट्ठी भर गोरों की गर्दनें हम एक साथ एक झटके में उड़ा सकते हैं। पेशावर से कलकत्ता, हर सूबे से इनको ब्रिटिशों ने पत्र जब्त किए हैं और सभी पत्रों में मायना जो है, शब्दावली एक ही प्रकार की है, यही जो मैंने अभी बताई। ब्रह्मवर्त से कुछ स्पेशल सन्यासी और साधु प्रसाद लेके हर उत्तर भारत के हर कस्बे में, हर छोटे गांव में प्रसाद लेकर पहुंच रहे थे। तो इसका असर उत्तर भारत और बिहार में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है मित्रों कि इस जो बीज नाना साहब ने लगाया था स्वातंत्र्य का, वो अभी तक अंकुरित नहीं हो पा रहा था। लोग तत्वता तो मान्य कर रहे थे कि हाँ भाई, अंग्रेज़ों की दमन नीतियाँ हैं, ये किया, वो किया, ज़मीन अधिग्रहण किया, हमारे ज़मीन टैक्स ज़्यादा लगाया, हाँ, ज़मीनों पे टैक्स लगाया, अनाजों पे टैक्स लगाया, शिक्षण पद्धति चेंज की, वगैरह 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 वगैरह। वो तो लोग तो हाँ कह रहे थे, लेकिन वो बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा था। उसको अंकुर फूटा अयोध्या के नवाब की एक घटना से। देखते हैं कल।